जो गुनहगार है उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रहे, ये आपकी नपुंसकता और ये देश का क्या हाल है इससे ही मालूम पड़ेगा। ट्रेनिंग बंद कर तो करेंगे ना, ट्रेनिंग नहीं तो क्या उनको आप चीफ सेक्रेटरी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? आईएएस में कम से कम 80%, 80% लोग भ्रष्ट हैं, टोटली करप्ट। मैं रियली बहुत खुश हूँ कि ये इस लड़की के साथ ये सब एक्सपोजर हो रहा है। लोगों को हैरान कर रहे हैं, बोलने था मी तर कधी एक कॉन्ट्रॅक्टरकडून मी एक कप चहा सुद्धा घेतला नाही, त्याचे थोबड्यात एक जोरात मारला पाहिजे। आईएएस ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। पूरी यंत्रणा ऐसे एक हो गई, कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई डंडा दिखाने वाला नहीं है। अरे सालों सालों में ये केसेस में बेल मिला, बेल नहीं मिला, बेल मिला, बेल नहीं मिला, जेल गया, जेल से बाहर आया। व्हाट इज दिस? किसी का विश्वास नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। जान पहचान होने से काम हो जाता है। नो सर, ये मैं नहीं करूंगा। ये जो सेंटेंस है आज हम बोलने लायक नहीं है। प्रशिक्षणार्थी आयएस अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरणात दिवसेंदिवस धक्कादायक खुलासे होताना दिसत आहेत। स्वतःच्या खाजगी ऑडी कारवरती लावलेला लाल दिवा असो, अपंगत्व प्रमाणपत्र असो, नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र असो आणि त्याचबरोबर मेडिकल सर्टिफिकेट देण्यासाठी तब्बल 6 वेळा केलेली दिरंगाई असो, या सर्व प्रकरणावरती बोलण्यासाठी आपल्यासोबत माजी सनदी अधिकारी अरुण भाटिया सर आहेत। सर, आपलं टॉप न्यूज मराठीमध्ये खूप खूप स्वागत। सर, आपण बघतोय की तुम्हाला एक आदर्श सनदी अधिकारी म्हणून ओळखलं जातं आणि आज आपण बघतो की पूजा खेडकर सर आयएस जे आहेत त्यांच्याकडून असे प्रकार होत आहेत। बहुत समय लगा है, बहुत सालों से हम कोई लोग कह रहे हैं कि आईएएस करप्ट है, भ्रष्ट है, कोई मानने को ही तैयार नहीं। क्यों नहीं मानने को तैयार? ये अच्छे घर के बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई किया है, बहुत कष्ट करने के बाद इतना मुश्किल परीक्षा पास किया है, तो ये अच्छे होंगे। इसका क्या गारंटी है अच्छे होंगे? ठीक है, वो परीक्षा में मार्क्स ले सकते हैं, 100 में से 100 मार्क खींच सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ईमानदार हैं, सेवा करेंगे समाज की, देश की। गरीबी के बारे में उनके दिल में हमदर्दी है। ये सब जो क्वालिटीज़ हैं, ये सब गुण हैं, ये एग्जामिनेशन में से नहीं आप जांच पाएंगे। तो जो लोग सर्विस में आ रहे हैं वो गलत लोग आ रहे हैं। इस देश में, इस देश की जो धन है यंग लोगों में है और बहुत अच्छे हैं, चुपचाप समाज का काम कर रहे हैं। कोविड के ज़माने में हम लोगों ने देखा था, ये लोग जाके फ्री फूड, अपने आप को रिस्क में रखते हुए फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, झुग्गीज़ में, झोपड़पट्टीज़ में, स्लम्स में। वैक्सीनेशन का लोगों को गाइडेंस दे रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन दे रहे थे। ये सब यंग लोग थे। इन लोगों को आना चाहिए गवर्नमेंट सर्विस में, आईएएस में इन लोगों को आना चाहिए। वो जो अपने कॉलेज में बैठ के लिखाई पढ़ाई करता है, 100 नंबर लाता है, एग्ज़ाम पास करता है, इधर आके सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। पैसा लेते हैं, वो गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। या तो पैसा हो या तो फिर दादागिरी की ताकत हो, ये दो चीज़ों से काम हो जाता है। तो इस देश में क्या पावर है, चला रहा है देश को? कानून नहीं है, दादागिरी है और पैसा है। और फिर कानून मोशन में आता है, फिर कानून का उपयोग होता है। सब जगह आप ये देखेंगे। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं किताब लिख रहा हूँ तो बहुत से आरटीआईज डाले, 1200 आरटीआईज डाले थे अलग अलग डिपार्टमेंट को वगैरह। तो एक आरटीआई हमने ऐसा डाला था पुलिस कमिश्नर पूना के ऑफिस में कि रिवॉल्वर लाइसेंस कितने हैं जो एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दिया, ना मंजूर केलेले अर्जी किती आहे रिवॉल्वर करता? तो उन्होंने बोला 219, 219। तो असे पुढचं काय झालं याच्यामध्ये? पूरे 219 कमिश्नर के ऑफिस ने रिजेक्ट किए हुए रिवॉल्वर लाइसेंसेस में लोगों ने अपील किया। पूरा 219 मिनिस्टर ने सैंक्शन किया, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। 1-2-3 साल पुरानी बात है। ऐसा कैसा हो सकता है? ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जांच करती है कि भाई इस आदमी को ज़रूरत है कि नहीं, इसका कैरेक्टर क्या है, पहले इसका खिलाफ कुछ गुन्हे हैं, ये नहीं, वो बहुत से पॉइंट्स हैं। ते सगळं चौकशी केल्यानंतर ते शिफारस करतात की यांना हे देणं योग्य नाही, ते अपील करत आहे आणि 2 दिवसात ऑर्डर येतात की ठीक है लाइसेंस मंजूर करा। इससे आप क्या समझते हैं? चौकशी होतच नाही काही। चौकसी होती है, सब बनावट है कि यहाँ से ना मंजूर होगा, वो आदमी वहाँ भागेगा,
और वहाँ से मंजूर हो गया। पूरा 219 केसेस में क्या किसी ने एक पैसा भी नहीं कमाया? गवर्नमेंट ने, होम डिपार्टमेंट ने एक पैसा भी नहीं कमाया। उस टाइम हमें बताया जाता था एक रिवॉल्वर लाइसेंस का 15 लाख रुपए है। अब 15 लाख मल्टीप्लाई कर दीजिए 219 से, इतने आसानी से पैसा बनता है। लेकिन इसके लिए सबका कोऑपरेशन चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट का, होम मिनिस्ट्री के लोगों का, ये वो, तब ये गाड़ी आगे बढ़ती है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इतना आसान है, इस कंट्री इस ग्रिप में आ गया, इसके पंजे में आ गया इतनी बुरी तरह, और ये इतनी बड़ी ताकत है, इसको हटाने के लिए कुछ कॉन्क्रीट रिफॉर्म्स आपको करने पड़ेंगे। और ऐसा भी जवाब आया, हमने फिर और लिखा ऐसे कि भाई ये कैसे हुआ, मिनिस्टर ने कैसा ऑर्डर पास किया, जरा ऑर्डर बताइए, कुछ रीजनिंग काहीतरी त्याने कारण दाखवलं असेल का या माणसाला हे 200 लोकांना केस बाय केस लायसन्स दिलं पाहिजे। तो उन्होंने क्या बोला, तुम्ही पुलिस कमिशनरला विचारा, कारण वो ऑर्डर पास करके पुलिस डिपार्टमेंट को देते हैं। पुलिस कमिशनर के ऑफिस को विचारा, वो बोले मिनिस्टर का ऑर्डर, तुम्ही मिनिस्टरला विचारा। शेवट मला असा उत्तर आला की या विषयामध्ये काय जनहित नाही, काय पब्लिक गुड या पब्लिक पर्पज नाही, म्हणून हे माहिती तुम्हाला देने के लिए काही आवश्यकता नहीं, म्हणजे समाज का इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं देंगे। तुमच्यासारख्या सनदी अधिकाऱ्याला यंत्रणेकडून असं फिरवल्या जाते तर सामान्यांची काय अवस्था असेल सर? अभी क्या, मैं भी रिटायर्ड बाबू हो गया हूँ, लेकिन ये आपने सवाल ठीक किया है। पैसा है और दादागिरी है आपके हाथ में तो सब हो जाता है। आम आदमी की क्या अवस्था है? मैंने ये उदाहरण आपको क्यों दिया कि सब डिपार्टमेंट्स मिल गए हैं और आम आदमी के पास ताकत नहीं है, जिसको लाइसेंस बनवाना है वो बनवा लेता है। ये एक उदाहरण दिया मैंने आपको। जसं लायसन्स सांगितलं, लायसन्स जर बनवायचं असेल तर चौकशी होत नाही, तसंच लायसन्स दिल्या जातं. जसं तुम्ही सांगितलं की 2 दिवसांमध्ये त्या लायसन्सची परवानगी मिळालेली आहे. पर नहीं, मुद्दा ते नाही साहेब, मुद्दा ये है की चौकशी झाल्यानंतर पोलीस डिपार्टमेंटने ॲप्लिकेशनला नामंजूर केला काही कारणामुळे। ते नामंजुरीचा ऑर्डर होम डिपार्टमेंटने 4 दिवसात फिरवला। हाँ, ये सस्पिशियस बात है कि भाई जब पुलिस का ये रिपोर्ट है, आप वहाँ मंत्रालय में बैठ के सारे 200 ऑर्डर को उल्टा कैसे कर दिया? पैसे कमाने के लिए क्या, और क्या है? प्रत्येक विभाग या भ्रष्टाचारामध्ये एकमेकांमध्ये मिसळलेले आहे असं वाटतं का? क्या है अभी? हाँ, तो ऐसा नहीं है इस देश में कि एक ऑफिसर या एक डिपार्टमेंट करप्ट है, सब इसमें मिले हैं और एक दूसरे का ये सपोर्ट करेंगे, पाठिंबा देंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो ये करप्शन का सिस्टम टूट जाएगा। इसलिए आज देश में परिस्थिती भयंकर है। या परिस्थिती दोष कोणाला द्यायचं? जे वरचे अधिकारी आहे, IAS, IPS, ये लोग बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कुर्सियों पे बैठते हैं, पूरा डिपार्टमेंट कंट्रोल करते हैं, उनके हाथ के नीचे 100 एम्प्लॉयज़ हैं। डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, तलाटी, सर्कल ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, सब इनकी पलटन में हैं। खाना पैसा खा रहे हैं, आम आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्या बॉस को मालूम नहीं है? बॉस स्वच्छ है। IAS के लोग बोलते हैं की आम्ही तर पैसा घेत नाही। हो, पण तुमच्या हाताखाली जे तुमचे डिपार्टमेंटचे लोक आहे ते रात्री दिवस हे धंद्यात आहे आणि तुम्हाला काय कल्पना नाही, हे तुमचं कर्तव्य आहे की हे जे सिस्टम आहे, भ्रष्टाचार है, त्याला थांबवला पाहिजे। इसलिए आप पगार लेते हैं, क्यों बैठे हो उस कुर्सी के ऊपर? क्योंकि ये भी इसमें शामिल हैं। और सबसे बुरी तरीके का भ्रष्टाचार जो IAS करती है, ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो पैसा हाथ से नहीं लेते, एक्चुअली कैश नहीं लेते, या ऐसा कोई डायरेक्ट फेवर नहीं लेते कि भैया हमारा बच्चा न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसका पूरा फीस, रहन सहन सगड़ा कॉन्ट्रैक्टर पैसा वहाँ भेजेगा, या लड़की की शादी है, इतना सोना चाहिए, ये इंतज़ाम चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर करेगा। सब लोग ऐसे नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नुकसान करते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो गलत ऑर्डर पर सिग्नेचर कर देते हैं, खुद पैसा नहीं भी लिया तो। अभी ऐसा क्यों होता है? अभी बताता हूँ। ऐसा कोल स्कैंडल, एक उदाहरण दे रहा हूँ। कोल के परमिट दे दिए लोगों को पैसा लेकर, विदाउट ऑक्शन, विदाउट कंपटीशन। अरे ये सबको मालूम है, पूरे डिपार्टमेंट को मालूम है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को मालूम है, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सबको मालूम है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई।
पूजा खेड़ सर, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं गलत ऑर्डर के। पूरा नेहरू के ज़माने में पूरा लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन जो है टेनेंसी का, लैंड सीलिंग का, बर्बाद कर दिया। टेनेंट के नाम रिकॉर्ड से ही गायब हो गए हैं। सबको मालूम है, तहसीलदार, कलेक्टर, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मालूम है, गांव के लोगों को मालूम है। पॉलिटिशियंस और भ्रष्ट अधिकारी काला धन नोट उनके हाथ में जमा होते तो क्या करते हैं? ज़मीन खरीदते हैं। गांव के तलाटी को मालूम है कि ये काला धन है, ये ज़मीन एक्चुअली मिस्टर एक्स पॉलिटिशियन का है या मिस्टर एक्स अधिकारी का है, लेकिन उसने किसी और के नाम पर डाल दिया है। सबको मालूम है, लेकिन चलता है ये, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। डर भी बहुत है, कुछ ज़्यादा बड़बड़ किया, ये एक्सपोज किया, इंक्वायरी किया तो कल 2 लोग आपके दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे, या एक फ़ोन कॉल जाएगा आपके घर पे, पूरा फैमिली ट्रॉमेटाइज हो जाएगा, घबरा जाएगा। वो इतना ही बोलेंगे, अरे काय सगळे गोष्टीमध्ये ते लक्ष देतात, त्यांना सांगा जाऊन क्लबला जाऊन टेनिस खेळायला। तो अब क्या हाल होगा वाइफ का, बच्चों का। ये हो रहा है। लेकिन अब आपने ये सवाल पूछा कि ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है, एक तो इसमें पैसा मिलता है अधिकारियों को, आईएएस के लोगों को भरपूर। वो छोटे मोटे डिसीजन नहीं लेते, बड़े बड़े डिसीजन हैं। उसकी उदाहरण दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए। पैसा मिलता है, समझ लीजिए पैसा नहीं मिलता, और क्या उनको मिल सकता है? क्यों वो कुर्सी पर बैठते हैं? क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बन जाती है। साउथ बॉम्बे में फ्लैट मिल जाता है, अच्छा सरकारी फ्लैट, सुरुचि, सुनीति, बहुत सी बिल्डिंग्स हैं उधर। बच्चों का एजुकेशन हो जाता है। वो ऑफिस में जाते 10 बजे 5 बजे आ जाते हैं, खास काम का ये प्रेशर भी नहीं है, आराम से काम करते हैं। और सोसाइटी में उनकी शान है, वाह वाह आईएएस का है, वो कुर्सी पे बैठेंगे। और पॉलिटिशियंस को खुश किया तो रिटायरमेंट के बाद और उनको जॉब मिलेगा। अब क्या चाहिए उनको? वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, अपना साइन कर देते हैं, फाइल चली जाती है। देश का, समाज का, आपका, हमारा नुकसान होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ आईएएस में कम से कम 80%, 80% लोग भ्रष्ट हैं, टोटली करप्ट। और ये लोगों के सामने मैं ये बात लाना चाहता हूँ, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं थे। 10 साल पहले भी मैं ये कह रहा था, सब बोले थे नहीं असं नाही, प्रत्येक ठिकाणी काहीतरी भ्रष्टाचार तर असतातच, असेल 10%। अरे 10% आपने कहाँ से निकाला? ये 10% पूरा कंट्री करप्ट है, सब मानते हैं। ये सिर्फ आईएएस ऑनेस्ट है, ये काय अर्थ है क्या याच्यात? बिन अर्थ गोष्ट है। उनका ही डिपार्टमेंट है, वही बैठे हैं, कमांडर इन चीफ वही हैं, उनके सब सिपाही पैसा बना रहे हैं, लोगों को हैरान कर रहे हैं। बोलले मी तर कधी एक कॉन्ट्रॅक्टरकडून मी 1 कप चहा सुद्धा घेतला नाही, त्याचे थोबड्यात एक जोरात मारला पाहिजे। पर समाज को मालूम पड़ना चाहिए, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि ये बदमाश लोगों ने अब इस कंट्री पर कब्जा कर दिया, वो हुकूमत कर रहे हैं, उनका रूल है। और वो दूसरी भयंकर घटना है, वो और पॉलिटिशियन एक हो गए। अब एक हो गए तो अब पॉलिटिशियन को या चेक करने वाला कौन है, निगाह उन पे रखने वाला कौन है? वो तो एक हो गए। अलग होते तो ठीक है, पॉलिटिशियन ने जर सांगितलं यांची बदली इकडे करा या कॉन्ट्रॅक्टरला रोड टेंडर दिया, तो वो इंजिनियर या कलेक्टर बोल सकता है नो सर, आम्ही कोटेशन बोलवणार, जे कमी दराचा आहे त्याला आम्ही परवानगी देतो वगैरह। वो बोलता नहीं है, वो एक हो गया। म्हणजे सर आपण बघतोय की जसं तुम्ही सांगितलं की साधी जमीन जरी घ्यायची असेल तर तलाट्याला माहिती असते की हा काळा पैसा आहे का काय आहे. परंतु ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे भ्रष्टाचार जो घडतोय तो मुळामध्ये आय एस अधिकारी त्यांच्या मार्फतच भ्रष्टाचार सुरू होतोय का? सुरुवात जी आहे, कारण की आपण सगळं बघतो की संपूर्ण यंत्रणा जी खालपर्यंत भ्रष्ट होत चालली आहे त्याला जबाबदार वरचे सनदी अधिकारी आहेत का? यस यस, इस देश को अगर आप पूछेंगे सबसे ज़्यादा किन लोगों ने बर्बाद किया है, आईएएस ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनको अधिकार दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, भरपूर पावर्स दिए हैं भ्रष्टाचार रोकने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए। चाहे रोड हो, चाहे डैम हो, चाहे पुनर्वसनाचं काम हो, कुठलंही जरी काम असलं, ईमानदारी से करो, सबका फ़ायदा होना चाहिए। अब वो अपनी जेब में पैसा डाल रहे हैं तो कौन उनको रोकेगा? जब वही ऊपर बैठे हैं और ये कर रहे हैं तो कौन रोकेगा उनको? इसलिए मैं बोलता हूँ कि देश बर्बादी का कारण ये लोग हैं। आज जो हम बोलते हैं कि इस देश में काम नहीं होता, गरीब का कोई सुनता नहीं, आप पुलिस स्टेशन में जाने से लोग डरते हैं।
अरे गरीब लोग बोल जाए आप और हम भी डरेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सा केस हमारे सर पे लगा देंगे, दूसरे पार्टी ने कितना पैसा खिलाया है सब इंस्पेक्टर को, सबके दिमाग में ये है। तो ये क्या वो सुपरिंटेंडेंट को नहीं मालूम, कमिश्नर को नहीं मालूम? अरे महाराष्ट्र में ये हुआ है रणजीत देशमुख का, वो वरच्या पोलीस अधिकारी ने सांगितलं की होम मिनिस्टर मला सांगितलं की ये पुणे के रेस्टोरेंट्स बार्स डिस्को ये जो भी है दुकान से जो वसूली है, जो ब्राइब है उसको बढ़ाओ, हर महीने 2 करोड़ ज़्यादा चाहिए हमें, इससे ज़्यादा पुरावा आपको क्या चाहिए? तो ये IPS IAS वगैरह दोषी नहीं है, वो ये होने देते हैं और ये उसका फ़ायदा लेते हैं, और पैसा सब जगह जाता है, उनको भी मिलता है, नीचे वाले लोगों को भी मिलता है, ऊपर वालों को भी मिलता है, पॉलिटिशियंस को भी मिलता है, इसलिए ये देश गरीब है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि करप्शन और ये देश में ये हालत इसलिए बुरी है क्योंकि वो सिपाही जो मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर खड़ा रहता है और अपॉइंटमेंट देने के लिए 100 रुपया मांगता है, उसकी वजह से देश खराब है? अरे वो तो गरीब है, मांगने दो उसको 100 रुपये, तिथे लक्षच द्यायचं नाही, नाटक आहे वो, आप इसका पहाड़ बनाते होते और वो 20 रुपये त्याने मागितले, अरे नाही, त्यांचा बॉस जे 20 कोटी खाता आहे त्याला धरा तुम्ही. या प्रकारचा जो भ्रष्टाचार होतो जसं तुम्ही सांगितलं की IAS ऑफिसर भ्रष्टाचार करतात, त्याला कुठंतरी ते कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आहे ते जबाबदार आहे का? नहीं साहब, ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है कि वो उनको आप सस्पेंड नहीं कर सकते, मेजर पनिशमेंट नहीं दे सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, विदाउट द परमिशन, म्हणजे केंद्रीय सरकारची परवानगीशिवाय हे मेजर जे पेनल्टीज आहे तुम्ही याला देऊ शकत नाही, एवढंच प्रोटेक्शन आहे. FIR रजिस्टर करू नये ऐसे कुठेही लिहिलं नाही, वो तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन है कि भाई ये गलत किया है इसने, सिर्फ नोंद किया जाता है उसका, वो भी ये लोग नहीं कर रहे. पूजा ये जो लड़की के केस में वो भी दिख रहा है, कलेक्टर रिपोर्ट भेज रहा है. अरे तुम रिपोर्ट क्या भेज रहे हो, FIR रजिस्टर करो. तर आपण याच प्रकरणावरती येऊ, पूजा खेडकर प्रकरणावरती येऊ. जसं आपण बघितलं की पूजा खेडकरचं प्रकरण, ती प्रोबेशनवरती असताना तिने म्हणजे वरिष्ठांच्या अँटी चेंबरवर मारलेला डल्ला असेल, स्वतःच्या ऑडी कारवरती तिने लाल दिवा लावलेला होता. त्यानंतर OBC जात OBC नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र जे असतं ती 8% मर्यादा, 8 लाखाची मर्यादा असते. जवळपास 40 कोटींची संपत्ती असताना सुद्धा तिला नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र देण्यात आलं. त्यानंतर तिला दिव्यांग प्रमाणपत्र म्हणजे अपंगत्व प्रमाणपत्रसुद्धा देण्यात आलं होतं. या सगळ्या प्रकरणाकडे संपूर्ण यंत्रणा जी भ्रष्ट होत चालली आहे त्याकडे तुम्ही कसं बघताय? हाँ, ये अभी ये जो आप कह रहे हैं वो बहुत सही है, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था. सगळी यंत्रणा, याला आम्ही म्हणतो इन्स्टिट्यूशनलाइज करप्शन. ये एक ऑफिस या एक ऑफिसर या एक डिपार्टमेंट करप्ट आहे असं नाही, वरतीपासून खालपर्यंत याला सगळ्यांना करप्ट असलं पाहिजे. नीचे वाला मेजरमेंट लेता है, ऊपर वाला रोड का या डैम का सर्टिफिकेट देता है, इंस्पेक्शन करता है, तीसरा आदमी कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देता है, उसका बिल सैंक्शन करता है. तो सबको करप्ट होना चाहिए. बीच में एक जरी नॉन करप्ट आला वो लिंक टूट जाती है. इसलिए ये सब ट्रांसफर्स वगैरह होते हैं, मिनिस्ट्री बदलती है तो अधिकारियों की ट्रांसफ़र होती है. नहीं तो मोठी लॉबीज आहे. लॉबी ऐवजी हम ऐसा मानतो कि सबके हाथ उसमें, लॉबी में थोड़े लोग सिस्टम को चला रहे हैं. ये ऐसा नहीं है, ये सब घान लोग हो गए. अभी 80% 20% जो अच्छे लोग हैं उनमें 2 भाग हैं. एक वैसा है जो परिस्थिति को स्वीकार लेता है, भैया हमें शांत रहना है, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, फैमिली है, मैं खतरे में नहीं डालना चाहता उनको, और मैं क्या पैसा भी नहीं कमाना चाहता, बस मैं सर्विस में रहूँगा. और मैंने जैसे आपको बोला बॉम्बे का जॉब ले लिया, अपना ठाठ है, गाड़ी है, PN है, घर है, और अपना पूरा सर्विस यहाँ मैं गुजारूँगा शांतता में. वो 10% हैं, तो उनको कुछ अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलती, लेकिन उनको कुछ तकलीफ भी नहीं होती. दैट्स द मेन पॉइंट. टेंशन भी नहीं, तकलीफ भी नहीं, बस कहीं भी बैठे हुए हैं, आर्काइव्स में बैठा दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठा दिया, भैया एवढा सँक्शन करायचं आहे, बजेट, स्कॉलरशिप, बॅकवर्ड क्लास स्कॉलरशिप्स करता वगैरह, कारकून सारखी काम करतात ते. ॲक्च्युली IASचं काम नाही, पण एनीवे वो 10%. बाकी जो 10% हैं उसमें से कुछ जो थोड़ा विरोध करते हैं, थोड़ा लड़ते झगड़ते हैं, जो मिनिस्टर के चेहरे पे बोल सकते हैं माफ़ करा साहेब हे काम आम्ही करू शकणार नाही,
उसमें से ये 10% वो हैं, उसमें से एक्चुअली झगड़ने वाले की नाही आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन FIR आम्ही फाईलच करणार, वो शायद 2% होंगे. तर पूजा खेडकर प्रकरणामध्ये आपण बघितलं तर तिला जे प्रमाणपत्र देण्यात आलेलं होतं अपंगत्वाचं, त्याच्यामध्ये 60% ती लोकोमोशन डिसॅबिलिटीज तिला आजार असल्याचं सांगण्यात आलं. हाँ यस, वो भी पढ़ा था मैंने. एक्चुअली एक केस मुझे मालूम है, लड़का था, उसके पिताजी का एक्चुअली हाथ एम्प्यूटेट किया गया, गैंग्रीन आ गया था. उसको भी 40% नहीं मिला, कुछ 38 या 39% मिला है, हाथ भी नहीं है उसका. तो ये तो बहुत से ऑफिसर्स ने गलत डॉक्यूमेंट्स, हम उसको फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं क्योंकि वो नकली है, फॉल्स है. बहुत से थे. SDO जो प्रांत ऑफिसर है, डिप्टी कलेक्टर का रैंक का ऑफिसर है, उसने उनको ये OBC का गलत सर्टिफिकेट दिया है. तो ये मैं कह रहा हूँ कि पूरी यंत्रणा ऐसे एक हो गई, कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई डंडा दिखाने वाला नहीं है. इसलिए हम अपेक्षा करते हैं मोदी से, अपने प्राइम मिनिस्टर से हम क्या अपेक्षा करते हैं कि भैया आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, एक्चुअली किया है. और मैं सपोर्ट करता हूँ सिविल यूनिफॉर्म सिविल सर्विस कोड आना चाहिए, 20 साल पहले आना चाहिए था. सिटीजनशिप एक्ट बहुत अच्छी चीज़ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स बहुत अच्छी बात है, डिमोनेटाइजेशन भी बहुत अच्छा हुआ, अच्छी बात थी. वो फेल हुआ, उसका कारण अलग है. अब एक ही बात इन्होंने नहीं किया है, गवर्नेंस की तरफ, एडमिनिस्ट्रेशन को साफ सफाई करने की तरफ इन्होंने कुछ भी काही लक्ष दिला नाही. भ्रष्टाचार वाढतच गेला आहे, अभी दौड़ रहा है भ्रष्टाचार, ओपन है. लोग बोलते हैं याच्यामध्ये आमचा काय, ओपनली आदमी वो इंजीनियर है जो भी है वो बोलता है. ये मोदी ने इधर लक्ष्य दिला नहीं. मैं पॉलिटिक्स में इधर आपके साथ नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक सेंटेंस बोल देता हूँ. मेरे हिसाब से इस वजह से बीजेपी का वोट शेयर कम हो रहा है, क्योंकि वो ठीक है, बड़ी बड़ी बातें की हैं आपने, लेकिन भाई हमारी ज़िंदगी तो आपने नहीं सुधारी, वो तो और भी ख़राब बन रही है. और सादे सिटीज़न को किसके साथ कांटेक्ट आता है? भाजपा के मिनिस्टर के साथ नहीं, प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं, वो तो तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, सेल्स टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर की गाली खाता है. बहुत ख़राब इन लोगों का ये बन गया, क्योंकि अभी खुला आम कर रहे हैं, सब खुश हैं, सब पैसा बना रहे हैं, और ना इलाज है, हम पैसा दे रहे हैं उनको, भैया हमारा काम कर दो, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं. आप बताइए, ब्रिटिशर्स का एक किस्म का अत्याचार था, ये दूसरा किस्म का अत्याचार है. क्या ये उतना बुरा नहीं है? जो ब्रिटिशर चाबुक चला के लोगों का खून चूसते थे, तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तो हमारे ही लोग हैं, दे आर इंडियंस, हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं ये. आप देख लीजिए, न्यूज़ में नाटक बन गया है, कोर्ट्स का भी और इनका ये पुलिस का भी. बेल अप्रूव, अपील में गए, बेल रिजेक्टेड, बेल अप्रूव, बेल रिजेक्टेड. अरे सालों में ये केसेस में बेल मिला, बेल नहीं मिला, बेल मिला, बेल नहीं मिला, जेल गया, जेल से बाहर आया. व्हाट इज़ दिस? सीधा कोर्ट को बोलना चाहिए चार्जशीट फाइल करो 60 दिन के 2 महीने के अंदर, और ये केस ख़त्म करो 6 महीने के अंदर, फिनिश इट. 18 ईयर्स केस चल रहे हैं पॉलिटिशियंस के खिलाफ. 15 साल 18 साल, ये नाटक नहीं है तो क्या है? पर एक बात बोलूँगा, फर्स्ट टाइम इन इंडिया हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो जेल भेजे जा रहे हैं. बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये केस जल्दी करना चाहिए, तो नहीं तो लोग समझेंगे कि ये केस में कुछ दम ही नहीं है. ऐसे ही फर्जी फॉल्स चार्जशीट बना के जेल में भेज रहे हैं. सर, पूजा खेडकर प्रकरणामध्ये आपण बघितलं, एक तर तिचं प्रमाणपत्राचा वाद असेल, अपंगत्व प्रमाणपत्र, दुसऱ्या बाजूला तिला UPSCने मेडिकल सर्टिफिकेट म्हणजे मेडिकल चाचणीसाठी 6 वेळा बोलवलं होतं. 6 वेळाही ती गैरहजर होती. त्यानंतर तिने प्रायव्हेटमधून जे आहे मेडिकल सर्टिफिकेट दिलं. साहब ये जो है ना, UPSC में कौन लोग हैं? यही रिटायर्ड लोग हैं जो IAS में काम करते हैं, कहीं और जुडिशरी में काम कर लिया, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और 1-2 बाहर के लोग के, दे आर ऑल पॉलिटिकल अपॉइंटीज. UPSC बन जाता है. यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब सब जगह करप्शन आ गया, छा गया करप्शन पूरे देश में, आप नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ IAS ऑनेस्ट है या सिर्फ UPSC ऑनेस्ट है. कहाँ की ऑनेस्ट है UPSC? ये मेरे साथ भी अनुभव हुआ है, विच आई वाज शॉक्ड.
जब प्रमोशन देते हैं ऑफिसर्स को, स्टेट सर्विस ऑफिसर्स को आईएएस काडर में प्रमोशन दिया जाता है। ये मेरे अनुभव में भी आया, मैं कमेटी में था, कमेटी बनाई जाती है, भी किस्सा बता देता हूँ। कमेटी बनाई जाती है, यूपीएससी का एक मेंबर वो सदस्य होता है, और फिर ये चीफ सेक्रेटरी आए थे और मैं था, हम 3 लोग थे, और देयर वर सम डिप्टी एडिशनल कलेक्टर्स, उनको आईएएस में लाना था। उनका रिकॉर्ड कुछ नहीं देखा, अच्छे आदमी को बाजू में कर दिया और किसी और को प्रमोट कर दिया, चलो सैंक्शन कर दिया। उस टाइम मैं झगड़ा था, हमको बाहर निकालने को उन्होंने धमकी दी। मैंने बोला मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अपना डिसेंटिंग नोट लिख के जाऊंगा। मैंने 8 पेज डिसेंटिंग नोट लिखा, पूरा रिकॉर्ड उस ऑफिसर का देखा जिसको उन्होंने बाजू में कर दिया था। उसकी रेपुटेशन अच्छी थी, उसके बारे में मुझे मालूम था। और फिर मैं गया, कुछ नहीं हुआ, ना यूपीएससी मेंबर के खिलाफ एक्शन लिया गया, ना चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ। मेरे को नोटिस आया मिसकॉन्डक्ट का कि ये डिसीजन लिया था तुमने, ऐसा डिसेंटिंग नोट दिया है, और जवाब दिया। मैंने जवाब दिया था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, पुलिस को बुलाना है, उठा के ले जाओ मेरे को। तो उसकी वजह से मेरे को शो कॉज नोटिस मिला। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये और भी लोगों का अनुभव है यूपीएससी के बारे में। तो एक डिपार्टमेंट को पकड़ने से पर्सपेक्टिव ठीक नहीं रहता। द होल सिस्टम इज़ लाइक दिस। अब ये तो अच्छा है, मैं तो बोला, मैं 1-2 चैनल पे भी मैंने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं रियली बहुत खुश हूँ कि ये इस लड़की के साथ ये सब एक्सपोजर हो रहा है। लोगों की आंख तो खुलेंगी ना, लोग, पीपल विल नो कि भाई ऐसे लोग हैं, इनके पेरेंट्स भी गवर्नमेंट सर्वेंट, इसके फादर शायद गवर्नमेंट सर्वेंट में थे, तो इनकी क्या कल्पना है, आईएएस में जाएंगे तो क्या कुछ मिलता है, इनका माइंडसेट मालूम पड़ जाता है। और ये छोटी मोटी बातें हैं, लाल दिया दो हमको, जिस फ्लोर पे कलेक्टर बैठता है वहाँ हमें कैबिन दो, और ये भी एक तरीका है। छोटे मुद्दे को पकड़ के पहाड़ बना देना, मेन चीज़ बाजू में रहने देना। मेन चीज़ इज़ फोर्जरी, फॉल्स डॉक्यूमेंट इज़ फोर्जरी। उसने फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स का उपयोग किया, सीधा एफआईआर डालो। सर, या प्रकरणामध्ये कारवाई का होत नाही असं वाटतंय तुम्हाला? मैंने बोला ना साहब, ये पैसा और दादागिरी, मसल एंड मनी, वो दिखाएंगे तो कार्रवाई होगी, या मीडिया एकदम पीछे ही पड़ जाए तो फिर कुछ कार्रवाई होगी या दिखाई जाएगी। ये तो बहुत सिंपल आंसर है इसका। कोई और होता तो अभी तक उसकी हजामत हो जाती। सर, आपण बघतोय की पुण्यामध्ये पोर्शे कार अपघात प्रकरण असेल, पोर्शे कारची घटना घडली, त्यानंतर पूर्ण सिस्टीम भ्रष्ट झाल्याचं पाहायला मिळालं। ते पोलीस स्टेशन असेल, आरोग्य यंत्रणा असेल, ही सगळी सिस्टीम भ्रष्ट झाली। आणि त्याबरोबर आता पूजा खेडकर प्रकरण असेल, तिथं सुद्धा पूर्ण सिस्टीमच भ्रष्ट झाल्याचं पाहायला मिळतंय। या सगळ्या गोष्टी जर म्हणजे प्रशासनावरती सामान्य जनतेचा विश्वास जर टिकून राहायचा असेल तर काय करायला पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? विश्वास साहब, अभी आप सही नज़र से देखिए, किसी का विश्वास नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। जान पहचान होने से काम हो जाता है, लीगल काम हो या इलीगल काम हो। लीगल काम के लिए भी फाइल रुकती रहती है, यांना सांगा जरा, विनंती कराइए, वो बिना पैसे भी दिए लीगल काम भी जो करवाना है, कोणाची ओळख जर असली तर लवकर काम होऊ शकते। वो सिस्टम ही ऐसा बन गया है। सॉरी, आपका क्या प्रश्न था? हाँ, यस, ओके ओके, गुड क्वेश्चन। आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, राइट? ये सुधारना कैसे? ऑल राइट। हर एक पॉलिटिकल थॉट जो हम जिसको हम कहते हैं, गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, उसका एक मेन प्राइम मुद्दा रहता है कि एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करना। एग्जीक्यूटिव मींस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट, पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत पावरफुल बन जाती है। वो सिस्टम ही ऐसा, आजकल का एडमिनिस्ट्रेशन ही ऐसा है, इतने काम है सरकार करती है, इतने पावर्स हैं, वो जो एग्जीक्यूटिव है वो एक राक्षसी बनता जाता है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इट इज़ इन द नेचर ऑफ, उसके नेचर में ही ये है एग्जीक्यूटिव कि वो पावरफुल बनता जाएगा। जितना पावरफुल ज़्यादा बनेगा उतना ही वो अत्याचार करने की कोशिश करेगा, अपने लोगों का फ़ायदा, दूसरे लोगों का नुकसान, करप्शन। तो इस जानवर को कैसा रोका जाए, ये हर एक पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल थिंकर, फिलोसोफर, हर एक कंट्री में इस सब्जेक्ट में मेन चीज़ क्या है, एग्जीक्यूटिवला कसा थांबवायचा, उस एग्जीक्यूटिव पर लगाम कैसे लगाएं,
और ज़्यादा लगा दिया, उसको निपुंसक कर दिया, तो फिर काम ही नहीं होगा। तो कैसे किया जाए ये? तो अब बहुत से तरीके हैं, मैं आपको एक ही बताऊंगा जो मेरे नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो सब एक हो गए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिशियन जो कैबिनेट है, मिनिस्टर्स, दैट इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब वो एक हो गए। सारे पावर्स जो हैं मिनिस्टर्स ने ले लिए, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। सारे पावर्स मिनिस्टर्स ने ले लिए। ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंशन, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर करना। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का फाइनल ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ऑफिसर का जो साल में असेसमेंट रिपोर्ट लिखी जाती है, काम कैसा किया वगैरह, जिसके ऊपर उसका फिर प्रमोशन होता है या नहीं होता, वो भी मिनिस्टर के पास जाता है। उस पर भी मिनिस्टर अपना शेरा देता है और ठप्पा मारता है और सिग्नेचर मारता है। तो ऑब्वियसली, और ये कहीं भी नहीं लिखा, इंटेंशन ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन को स्टील फ्रेम बना के रखो, जो आपने बोला था कि भैया थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी आ गया पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट टिक नहीं रही है, घड़ी घड़ी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, समझो किसी किस्म की इंस्टेबिलिटी, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट चलाते कौन है? ब्यूरोक्रेसी। टैक्स रिकवर करेंगे, खर्चा होगा, अकाउंटिंग होगी, डैम बनेंगे, रोड बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, काम काज चलता रहेगा। चाहे कोई नया रिफॉर्म ना आए, सोशल रिफॉर्म ना आए, ब्यूरोक्रेसी को वो पावर नहीं है, लेकिन काम काज चलेगा, गाड़ी चलती रहेगी, इंजन नहीं रुकेगा। ये उम्मीद थी, लेकिन इसके लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ता है ना काम करने के लिए। जब आप पॉलिटिक्स से ही हाथ जोड़ लिया है, उनके साथ ही शादी कर ली है, तो कौन चेक करेगा उनको? जो भी गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, होता रहेगा। स्टील फ्रेम नहीं रहा अभी। स्टील फ्रेम का मतलब कि तुम कंट्री चलाओगे, इंस्टेबिलिटी भी हो, और तुम पॉलिटिशियन के सामने खड़े होके बोलोगे, नो सर ये कानून के खिलाफ है, ये मैं नहीं करूँगा, नो सर ये मैं नहीं करूँगा, ये जो सेंटेंस है आज हम बोलने लायक नहीं हैं। और उम्मीद थी कि IAS IPS लोग ये बोलेंगे, नो सर आई कैनॉट डू दिस। ऑलराइट, इसको अब आप ठीक कैसे करेंगे? तो एक तरीका, हाँ एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, ये कौन ठीक करेगा? आप? नो। मैं? नो। कौन करेगा ठीक? आपको ऐसा लीडर चाहिए जिसके पास इंटेग्रिटी, ईमानदारी भी हो और पावर भी हो। ये कैबिनेट सिस्टम जो है, पार्लियामेंट्री कैबिनेट सिस्टम, इस पर यूजुअली आमतौर पर ऐसा लीडर ऊपर नहीं आ पाता जिसके पास पावर भी हो और इंटेग्रिटी भी हो। सिस्टम ही ऐसा है, उसका रीज़न में बाद में, इफ यू लाइक आई कैन टेल यू। लेकिन आज हमारे सामने ऐसा लीडर आया है, मोदी ऐसा लीडर है, उसके पास इंटेग्रिटी भी है, उसके खिलाफ कुछ स्कैम वैम नहीं है, काला धन किया, ये किया, वो किया, नेशनल हेराल्ड है, इधर ज़मीन दे दिया जॉब्स के लिए वगैरह, ये सब भांगड़ नहीं है उसके पीछे। ऑल्सो ही इज़ पावरफुल। तो इनसे रिफॉर्म मांगेंगे ना, और किससे मांगेंगे? तो ये बड़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। नहीं तो अगर इस आदमी ने, मोदी ने रिफॉर्म नहीं लाया तो पता नहीं फिर ये अपॉर्चुनिटी गुम जाएगी। अब दूसरा मोदी कब आएगा, कितने साल के बाद, गॉड नोज। सो फर्स्ट थिंग इज वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड द प्राइम मिनिस्टर। अब कैसे करेंगे? एक ही उदाहरण दूंगा, ऐसे 4-5 चीज़ें मैं एक ही बोलूँगा, टाइम भी कम है। इंस्टीट्यूशंस, आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दीजिए जो एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, अथॉरिटी है, उन पर ये निगाह रख सकें। उन्होंने कुछ गलत काम किया तो एप्लीकेंट, कंप्लेनेंट ये इंस्टीट्यूशन में आएगा, उनको न्याय मिलेगा, और जो बदमाश अधिकारी या पॉलिटिशियन है उसको सज़ा मिलेगी। ऐसी इंस्टीट्यूशंस आप निर्माण कर लीजिए, अपने आप ही परिस्थिति सुधर जाएगी। लेकिन वो इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनको पावर देना चाहिए। कैट जो है, आप बताओ, वही बता, लोकपाल, लोकायुक्त, ह्यूमन राइट्स कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन, विमेंस कमीशन, ये खड़े कर दिए गए हैं, इनको पावर नहीं दिया है। अगर कंप्लेनेंट आता है, आई कैन गिव यू केसेस ऑल्सो, कंप्लेनेंट आता है, वो कंप्लेन ले लेते हैं, इतना बड़ा कंप्यूटर रखा है, सब कारकुन स्टाफ बैठे हुए हैं, गाड़ी है, टीवी स्क्रीन, एवरीथिंग इज देयर,
बिल्डिंग है, शानदार ऑफिस है, वो सिर्फ रजिस्टर करते हैं। आज 10 कंप्लेंट आए, कंप्लेन सीरियल नंबर वगैरह वगैरह, और क्या करते हैं उसका आप बताइए। हज़ारों कंप्लेंट आते हैं विमेंस ह्यूमन राइट्स में, विमेंस कमीशन के पास, वो क्या करते हैं? एक आध कंप्लेंट में वो न्यूज़ बना देते हैं, ओ द कमिश्नर हिमसेल्फ हरसेल्फ विजिटेड द साइट, रिपोर्ट मंगाया, पर अंत में कार्रवाई नहीं करते। वो वापस वही गवर्नमेंट को, वो डिपार्टमेंट को दे देते हैं फॉर एक्शन। तुम्ही पुढची कारवाई करा आणि मला रिपोर्ट पाठवा. अरे बाबा, ज्याने अत्याचार केलाय त्यांनाच तुम्ही जाऊन म्हणतात हे दुरुस्त करा, तुम्ही जे वाईट केलं आणि मला रिपोर्ट दिया। उनको पावर दो प्रोसिक्यूशन करने के लिए, फिर बैलेंस ऑफ पावर आएगा, चेक आएगा एग्जीक्यूटिव पर। ये जो हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर, ये मोदी को करना चाहिए। इंस्टीट्यूशन को पावर दे दें। और 4 मिनट लगता है वो एक्ट में ये तरतूद लाने के लिए, वो नहीं करेंगे। सीबीआई भी वो कैटेगरी है। अब सीबीआई का मैं जानबूझ के उदाहरण नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो सीबीआई का कंट्रोल कोई भी गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी, मोदी भी नहीं छोड़ेगा, तो हम उसकी बात ही नहीं करते, जाने दो। ईडी, सीबीआई, ये सब जो गवर्नमेंट पावर में है, उनके हाथ के, उनके साथ काम करते हैं, इंडिपेंडेंस वगैरह नहीं है इतना। लेकिन ये बाकी इंस्टीट्यूशन है, उनका तो करो, वहाँ से बहुत सा ये मिलेगा आपको, रिलीफ मिलेगी, और जो एग्जीक्यूटिव है उस पर चेक बैठेगा। ये होने लायक बात है, ये मोदी कर सकता है। कोई भी अच्छी गवर्नमेंट जिसमें थोड़ी ये भावना है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ है करने के लिए, करेगा। जब इन्होंने इतना यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह, इतना कंट्रोवर्शियल चीज़ों में जोर दिखा के बोला नहीं हम ये करेंगे, तो ये भी कर दो ना, सफाई कर दो थोड़ा गवर्नेंस के बारे में, ये इंस्टीट्यूशन को मजबूत कर दो। क्या मोदी हर एक जगह या कोई चीफ सेक्रेटरी हर एक जगह जाके ये इंक्वायरी तो नहीं करेगा? इंस्टीट्यूशन बढ़ाओ और मजबूत करो। मैं सर, पूजाचं जे आहे ते प्रशिक्षण रद्द करून तिला मसुरीला परत बोलवण्यात आले, तिच्यावरती काय ॲक्शन झाली पाहिजे असं वाटतं सर? ये जो यही मैं बोल रहा हूँ। अब न्यूज़ में आ गया कि कुछ 500 फाइन में दिया है, और लबासना बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री नॅशनल अकॅडमी ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, बघायला एवढं लांब नाव आहे, आणि तिथे इन तरीके के लोग वहाँ से आते हैं। अरे वहाँ वापस बुला लिया तो क्या क्या हो गया है? क्या इतनी बड़ी बात क्या है? हम कब से कह रहे हैं कि भाई उसके खिलाफ तुम एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? 500 रुपये फाइन कर दिया, मसूरी को परत बोलवलं, वाह वाह, अच्छा, उसका ट्रेनिंग बंद कर दिया। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्या नॉनसेंस है? ट्रेनिंग बंद कर तो करेंगे ना ट्रेनिंग, नहीं तो क्या उनको आप चीफ सेक्रेटरी बनाएंगे? क्या बनाएंगे? जो गुनहगार है उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रहे, ये आपकी निपुंसकता और ये देश का क्या हाल है, इससे ही मालूम पड़ेगा। फौज डॉक्यूमेंट, और 2 हफ्ते तक आप एक सिंपल एफआईआर नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ये भी मैं समझा देता हूँ आपको। क्यों नहीं हो रही है? एफ साहब, मैं आपको घड़ी घड़ी वही बोल रहा हूँ। हाँ, जेब में, वॉलेट में जोर होना चाहिए और बाजू में जोर होना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं, पैसा और मसल, तो इंडिया जैसे कोई कंट्री ही नहीं है। बेस्ट कंट्री टू बी इन। बहुत शान से, आराम से आप रह सकते हैं। ज्या प्रकारे पूजाचं बघतो की या प्रकरणामध्ये नाव सध्या मलिन होताना दिसतंय, अशा वेळी जे आय एस संघटना आहेत, आय एस युनियन आहेत, त्या पूजावरती काही ॲक्शन करू शकतात का? कारण थ्रूआउट आय एस लॉबीचं सुद्धा नाव खराब होतं. अच्छा, मैं सबसे पहले तो आईएएस लॉबी का नाम खराब हो रहा है, इसके लिए लड्डू बांटने चाहिए सर। ये देश में बहुत अच्छा हो रहा है, लोग जागृत हो रहे हैं, उनकी आंखें खुल रही हैं कि ये एक्चुअली वस्तु स्थिति है। क्या सवाल था? एक तो हाँ, आईएएस सर, आईएएस एसोसिएशन ये आईएएस लोगों की बारात है। कैसे वो किसी के खिलाफ कुछ बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? वो सब एक है ना, कोई नहीं बोलेगा। कुछ तो भी थोड़ा बहुत इधर उधर बोल दिया, या कभी कभी ज़्यादा बात मीडिया में आए तो बोल, एक आध कुछ बोल भी देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास कुछ पावर नहीं है इस लड़की के करियर को हाथ लगाना, डेफिनेटली नॉट।
कुछ पावर नहीं है, उसको सस्पेंड करना, एक्सप्लेनेशन करना, कॉल फॉर करना, चार्जशीट देना, कुछ नहीं है। लेकिन वो खुद ही भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक भाग है, तो वो क्या करेगा, चुप बैठेगा। अरे आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को सबको मालूम है, ठीक है ना, तो उसमें कितने आईएएस अधिकारी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, एक हो जाते हैं। शालविल का मालूम है, शालविल का बहुत से लोगों को नहीं मालूम। मैं लिख रहा हूँ, उधर भी वो एफएसआई जो ट्रांसफ़र किया गया था वो इलीगल है। चेंज ऑफ यूज़, लैंड का जो यूज़ चेंज किया गया था वो भी इलीगल है, पब्लिक नोटिस देना चाहिए था। ये सबको मालूम है, डिपार्टमेंट, वो मंत्रालय के लोगों को मालूम है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को मालूम है, सब आईएएस लोग मेंबर हैं। बड़ी पुरानी सोसाइटी है शालविल, कुछ नहीं होता है क्योंकि सब एक हैं। एक चोर के खिलाफ दूसरा चोर क्या करेगा। अब हम ये इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो वो बोल रहे हैं ये कौन सी सोसाइटी है, कहाँ है, उसका सर्वे नंबर क्या है। अब क्या मालूम, सबको मालूम है शालविल सोसाइटी आईएएस ऑफिसर्स की है, चर्च गेट के पास है। हम ये सवाल का जवाब मांग रहे हैं, नहीं दे रहे, मेरी किताब के लिए नहीं दे रहे। सर, पूजावर म्हणजे डिसमिसची कारवाई होऊ शकते का इमिडिएट? हाँ ऑफकोर्स, डेफिनेटली हो सकते हैं। और अभी तो वो प्रोबेशनरी है। नहीं, वो मैं समझता हूँ कि आप उनको नोटिस दीजिए, डेमोक्रेसी है, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, नोटिस दीजिए, चौकसी करा और फिर रिपोर्ट मांगवा, वो सब ठीक है, वो भी जल्दी होना चाहिए। ये 10 दिन के अंदर हो सकता है, लेकिन नोटिस दिया तो आपको टाइम देना पड़ता है। चलो 30 दिन का टाइम दो उसको जवाब देने का, ये वो 2 महीने में ख़त्म कर दो, ऑर्डर दे दो। लेकिन वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, जब क्रिमिनल ऑफेंस होता है इमीडिएटली उसी दिन 24 घंटे के अंदर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। मैं एक बात और बताता हूँ, एफआईआर रजिस्टर होना, लोग समझते हैं कि बहुत इंक्वायरी करने के बाद होना चाहिए। नो, एफआईआर इज जस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन ऑफेंस। कोई जाता है ऐसा, साहब उधर वो ऐसा, इधर खून हो गया है, तो पुलिस का ड्यूटी इतना ही जाके वेरीफाई करना कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, चोरी हुआ है या खून हुआ है, हाँ अच्छा ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फर्जी हैं, और दखल कर, वो रजिस्टर कर देना चाहिए। डिटेल इंक्वायरी नहीं होती। प्राइम ऑफ ऐसे लगता है कि ऑफेंस हुआ है, यही सेटिस्फैक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर कि हाँ प्राइम ऑफ ऐसा देखने से लगता है कि भाई इसमें गड़बड़ है, यू रजिस्टर दी एफआईआर। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद फिर डिटेल चौकसी होगी कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से लाया है, वो डॉक्टर को कांटेक्ट करो, तो फॉल्स है, आप तो ठीक दिख रहे हैं, तो इधर आप दिखाया है 40% डिसेबिलिटी, कहाँ है डिसेबिलिटी, टेस्ट करो विजन, ये वो डिटेल इंक्वायरी बाद में होगा। अभी ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर लिया है तो वो तो साफ दिखता है कि उसमें गड़बड़ है। तो मेरा कहना ये है कि एफआईआर रजिस्टर करना जरूरी था 2 हफ्ते पहिले, वही इस देश में नहीं हो पा रहा। सर, आपण बघतो की महाराष्ट्रामध्ये अरुण भाटिया सरांचं नाव खूप सन्मानाने घेतलं जातं, एक सनदी अधिकारी म्हणून. सब लोग नहीं देते, आणि सगळे घेत नहीं तसा बहुत से लोग गाली भी देते हैं मेरे को। मैं यही बोलता हूँ भैया, जो अच्छे लोग हैं वो मेरे दोस्त हैं, मेरे बारे में 2 शब्द अच्छे बोलेंगे और मैं परमात्मा को शुक्रिया देता हूँ। लेकिन और 100 लोग हैं वो देंगे गाली, क्योंकि मैंने उनका बिगाड़ा है, और मेरे को मौका मिले मैं बिगाड़ता रहूँगा। किसी को तो बिगाड़ना चाहिए उनका। अब इलेक्शन में देखिए 2004 मेरे को 60,000 वोट मिले, एक पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं किया और एक पॉलिटिशियन का हाथ भी मेरे सर पर नहीं था। कौन जीता? कलमाडी जीता, जिसके खिलाफ वो सब भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं। सबको मालूम है क्या घोटाला उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में किया, तब भी वो जीतता है, 1 लाख वोट से जीतता है। कॉरपोरेशन की जगह ले ली इलीगल, वहाँ बोला पार्किंग है, पार्किंग में उसने अपना धंधा चला रहा था उस टाइम। कॉरपोरेशन की ज़मीन लेकर वो अपना धंधा चला रहा था उधर टाउन में, पूना में, बड़ी अच्छी जगह ज़मीन लिए है, अपना धंधा चला रहा था, सेलिंग 2 व्हीलर्स, शोरूम है उधर, पार्किंग है, उसके बिजनेस के लिए हमने वो ऑर्डर कैंसिल किया। उससे हमें शो कॉज नोटिस आया कि तुमने कैंसिल कैसे किया है, ये दी ज़मीन कॉरपोरेशन ही दी है उसको, और इलेक्शन ने उसने 1 लाख से हमें हरा दिया। कभी हमारे सामने आके डिबेट करने की ताकत है उसको?
वो बता सकता है वो ज़मीन उसको कैसे मिली और लीगल है या इलीगल है। कॉमनवेल्थ गेम्स में उसने क्या किया, वो अभी तक केस चल रहा है। इसमें जुडिशरी का भी फॉल्ट है। ये मत समझिए कि जुडिशरी का फॉल्ट नहीं है। केस जल्दी करवाना, ऑर्डर जल्दी निकलवाना जुडिशरी का काम है। ये लोअर कोर्ट्स नहीं करते तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर देना चाहिए, ये 3 महीने में करो। पूरा नाटक बना दिया साहब, ये देश का नाटक बना दिया। सर, आपण बघतो की तुमचं नाव तर सन्मानाने महाराष्ट्रात घेतलं जातं, तरी काही जण घेत जरी नसतील तरी तुम्ही भ्रष्टाचारावर केलेली कारवाई असेल, अतिक्रमणावरती केलेली कारवाई असेल, एक सनदी अधिकारी म्हणून तुम्ही सगळी सिस्टीम बघत आलाय. आता असे जे अधिकारी येत आहेत त्यांच्याकडे बघून तुम्हाला दुःख होतं का, की आपण ज्या काळामध्ये काम केल्याने आता जी सिस्टीम पूर्ण भ्रष्ट होत चालली, याचं कुठेतरी दुःख होतं? मेरे को दुख नहीं होता, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। नहीं, दुख तो सबको होता है, पर मैं कहता हूँ भैया गुस्सा आने दो, मीडिया में ये पॉइंट्स उठाओ, लोगों के आंखों के सामने पर्दा है निकालो। हाँ, आईएएस क्या चीज़ है दिखना चाहिए सबको, कैसा जानवर है ये। तो ये जब ऐसे केसेस आते हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए, और जो अधिकारी गिल्टी है उसको भेजो ना जेल में। वो आदर्श के केसेस अभी भी चल रहे हैं। उसने अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे दे दिया सरकारी वो सोसाइटी का फ्लैट वगैरह, अभी भी चल रहा है। अरे ये तो डॉक्यूमेंट का सवाल है। जो चीज़ आप 15-20 दिन में डिसाइड कर सकते हैं उसमें आप 2 साल ले रहे हैं। तो लोग समझते हैं कि यार ठीक है चल जाएगा, फिर मामला ठंडा हो जाएगा, अपन निकल जाएंगे। ये सबकी फीलिंग है इस देश में। भैया झाला ना असा काय हरकत नहीं। मेरे पर एक केस चला था, वो मैं किताब में लिख रहा हूँ। दिल्ली में मैं जब अपनी फैमिली प्रॉपर्टी को तोड़ के फ्लैट्स बना रहा था, मेरे पे एक फर्जी केस चलाया। और इसमें क्या होता है और पुलिस क्या करते हैं, मैं तो एकदम हैरान हो गया। किस तरीके से पुलिस काम करती है, किसका सुनती है, और साफ पुलिस का दोष होते हुए भी कोर्ट कुछ बोलता नहीं है। एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहे थे हम, अपील में कोर्ट में हमें जाना पड़ा। अरे भैया खर्चा होता है, सिरदर्दी होती है, आओ जाओ, और ये अजीब कानून है, वहाँ जाके बैठना ही पड़ता है। अरे लॉयर है तो हम क्यों जाएं। फिर कोर्ट ने बोला नहीं, भाटिया ने जो एफआईआर, भाटिया के लोगों ने जो एफआईआर दिया है रजिस्टर करो। तो पुलिस का जवाबदारी है। उन्होंने कोर्ट ने नहीं बोला कि कौन सा पुलिस अधिकारी है, पकड़ो उसको, उस पर केस करो। डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी है, करप्शन है, इसलिए हमारा वो एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहा। नहीं बोला। कब बोलता है कोर्ट की ये अधिकारीला डिसमिस करा? अशी किती केसेसमध्ये तुम्ही ऐकलाय? अधिकारी चुकतात, पोलीस ऑफिसर काम करत नाही, एफआईआर रजिस्टर करत नहीं, इंक्वायरीमध्ये घोटाळा करता, पानी डाल देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। किसी कोर्ट ने बोला ये एसपी को सस्पेंड करो, ये इंस्पेक्टर को सस्पेंड करो, इस पर कार्रवाई करो? बोला किसी कोर्ट ने? तो अभी खुला मैदान है। मैं बोलता हूँ आपको, पैसा है और थोड़ा सा बाइसेप वगैरह तैयार है, नथिंग लाइक इंडिया। आप इंडिया में आके रहिए, बहुत अच्छी जाएगी आपकी ज़िंदगी। सर, एक छोटासा प्रश्न, की जे प्रोबेशन पिरियडवरती जे IAS अधिकारी असतात त्यांना काय फॅसिलिटीज दिल्या जातात सर? उनको एक्चुअली वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, लॉ में, डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक्स वगैरह में। वैसे कुछ फैसिलिटी जैसे नहीं है। वो कॉलेज है तो वहाँ हॉस्टल है, रूम है रहने के लिए, ये वो लाइक एनी कॉलेज। अब जब वो प्रोबेशनर बोल के डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, जैसे ये लड़की आई थी, तो उसको ऐसा कुछ राइट नहीं है। हाँ, एक ही है, शी कैन से कि भाई हमें रहने की जगह चाहिए, तो वो कलेक्टर दे सकता है। कॉमन पूल है क्वार्टर्स का, शी कैन डिमांड दैट कि भैया हमें रहने की जगह चाहिए, नथिंग एल्स। कुछ हक नहीं है, गाड़ी चाहिए। क्यों गाड़ी चाहिए? आप तो प्रोबेशनर हैं, आप किसी दूसरे के ऑफिसर के ऑफिस में बैठ के ऑब्जर्व करते हैं वो क्या कर रहा है, आपको इंडिपेंडेंट गाड़ी क्यों चाहिए? और उसी फ्लोर पर हमें रूम चाहिए। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, दादागिरी है। इन्होंने तो शुरू ही किया है इस शुरू से। मेरे को सरप्राईज आहे, आश्चर्याची गोष्ट एकच आहे की हे जे उद्योग आहे हे एक प्रोबेशनरने केला आहे।
अभी जिसकी 4-5-8 साल की सर्विस है वो सब ये दादागिरी करता है तो बात अलग है, ये तो अभी शुरुआत ही है. सो ये ऐसा कुछ भी अधिकार नहीं है अपार्ट फ्रॉम अकोमोडेशन. सर खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही टॉप न्यूज मराठीशी बोललात त्याबद्दल. नाही, थँक्यू फॉर कमिंग. थँक्यू. हे होते माजी सनदी अधिकारी अरुण भाटिया सर. त्यांनी आपल्या सर्व प्रश्नांची पूजा खेडकरवर एफ आय आर दाखल झाला पाहिजे. त्याचबरोबर ही जी IAS यंत्रणा संपूर्ण भ्रष्ट होत चालली आहे तिच्यावर सुद्धा कुठेतरी एक अंकुश असला पाहिजे असं सुद्धा अरुण भाटिया सर म्हणाले. व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिवाजी साळुंकेसह राजरत्न जोंधळे, टॉप न्यूज मराठी, पुणे. कम ऑन गाइस, हरी अप. अरे सुन ना, एक ब्रेक ले लेते हैं. गाइस आई एम टेलिंग यू, तुम लोगों को सही से ट्रैकिंग नहीं आता. But that's okay, you can learn. रोज का ढक्कन देना. तो ये रेड वाला है, सही वाला देना. अबे ढक्कन, पहले तो सही पानी पीना. Manikchand Oxyrich, proudly Indian.